9.6 क्वेश्चन देखो, ऑल दो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट एक बार देख लो कैसे सॉल्व करना है, अपने दिमाग में देख लो एक बार कैसे सॉल्व करोगे। डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं कर सकते फिलहाल? सर इसमें ए नहीं दे रखा। दे रखा है यार, ए दे रखा है, आप कैसी बात कर रहे हो? अच्छे ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं हम डायरेक्टली, बट आप अभी आपको दिक्कत क्या आएगी मित्रा? ऐसे तो पुट कर सकते हो आप वैल्यू पूरी की पूरी, साइन डी एम प्लस ए बाय टू। साइन डी एम प्लस ए मतलब 60 प्लस 40 बाय टू साइन 50 डिग्री, और साइन ए बाय टू साइन 30 डिग्री। दिक्कत ये आएगी कि आपको साइन 50 की वैल्यू अननोन है। समझो बच्चे? बोलो भाई बोलो, बोलो। यस सर। फिर क्या कह रही है? सर अगर प्रिडिक्ट द न्यू प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, प्रिडिक्ट द न्यू मिनिमम डेविएशन। अब क्या करें? वाटर है तो मान लो N2 मिल गया हमको, N2 हमको मालूम है, और N1 हमें पता है कि अब क्या है, वाटर, वाटर का क्या होता है अब N2 ये यूज नहीं होगा, N2 बाय N1 यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा 1.33। और साइन ए प्लस डी एम, ए कितना होगा 60 डिग्री, डी एम बाय टू, और साइन ए बाय टू कितना है साइन 60/2 साइन 30 डिग्री। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, साइन इनवर्स वगैरह निकाल करके। समझो बच्चों? ये नहीं समझे? ऑल दो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, कारण क्या है कि वैल्यूज हमें अननोन है, मतलब इतना विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, बड़ा सा होता है, जो हमारे फोनों में भी आजकल आता है टिल्ट करने के बाद, तो उसके बिना हेल्प से आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। समझे या नहीं समझे बच्चों? सर वैसे पेपर में तो वैल्यू दे रखी होगी साइन 50 की। हाँ 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 बच्चों, पेपर में सब कुछ दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसा नहीं, अगर बेसिक होती है तो नहीं दी होती है, अगर ऐसा है कि जो नहीं निकाल सकते वो दिया होता है। तो आइडिया लग गया बच्चों, मेरे लिए काफ़ी है बस। हमारे यहाँ तक हमारा प्रिज्म का टॉपिक पूरा फिनिश हुआ। तो कुल मिला के दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया इस पे बेस्ड, N2 भाई वाला हो गया। इस पे बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, घुमा फिरा के, जैसे हमने प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ऐसा नहीं है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। इस क्वेश्चन से मिनिमम डेविएशन भी निकल सकता है। कोई बच्चा बता सकता है आप में से मिनिमम डेविएशन कैसे निकल सकता है इस क्वेश्चन से? बोलो। सर, हमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा, तो निकालना होगा फिर हमारे कोई को डीएम। मतलब हो सकता है ऐसी वैल्यूज हों, देखो जैसे मान लो कि हमें हमारा एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर जो कि कई बच्चे ना, जैसे मान लो जैसे N2/N1, N1 मान लो बाहर एयर है, साइन डी एम प्लस ए बाय टू साइन ए बाय टू, तो वैल्यूज दे रखी है। तो मान लो हमें मोस्टली वैल्यूज दे रखी हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पता है। अब भाई निकालना पड़ेगा। इसमें आप कहोगे सर साइन इनवर्स लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। भाई ऐसा हो सकता है साइन इनवर्स की कोई ऐसी वैल्यू हो जो कि हमें पता हो, तो आप निकाल भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। नो सर, निकल जाएगी आराम, अगर देखो, ऐसा है। होने में तो होने में तो ऐसा हो सकता है ना बच्चों। यस सर। जैसे मान लो कोई एक, जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रखा है 2, ऐसा कुछ दे रखा है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 साइन डी एम 60/2 साइन 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना साइन 30 कैसे हुआ? A/2 साइन A/2 यस साइन सर। 30, ये हुआ 2 साइन 30, उधर चला जाएगा, साइन 30 कितना होता है हाफ, जीरो, ये हो गया हाफ साइन डी एम प्लस 60/2। एक तरीके से मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, कि मतलब बनने को कुछ भी हो सकता है। कल को वो वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना जो छोटा वाला बाद में बताए, कई बार बच्चे गड़बड़ कर सर अब देते हैं। 90 डिग्री। वो तभी लग सकता है जब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो। एंगल ऑफ प्रिज्म आप देखो कितना बड़ा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री में वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इवन हो जाएगा साइन डी एम प्लस 60/2 साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स वन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री होता है ना, साइन कितना, हाँ 90 डिग्री सर। 90 डिग्री।
DM प्लस 60/2 120 आ जाएगा सर। ऐसे, मतलब जो भी है आ जाएगा। DM इज इक्वल टू 120। समझ में आया? कल को उठा के वो वाला फॉर्मूला मत Yes, लगा sir. देना, ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला कि सर एक काम करते हैं सर, ये DM है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 2-1 और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है हमने 60, तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कितना आ गया 60 डिग्री। ये वैलिड नहीं है, सुन रहे हो बच्चों? कहाँ Yes, sir. जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आंसर में। इसे 60 डिग्री आएगा, इससे 120 डिग्री आएगा। ये छोटे एंगल के लिए वैलिड है। एक बार ऐसा हुआ था, इंट्रेंस में क्वेश्चन आ गया था, बच्चों ने उठा के लगा दिया था यही, कहते हैं सर आपने इसे खाया था। ये बार बार बताते हैं, ये छोटे एंगल के लिए वैलिड होता है, बड़े एंगल के लिए पूरा इनवर्स करो या जो भी करो वही लगेगा, चाहे जो भी करके करो। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा प्रिज्म का काफी अच्छे से बता दिया मैंने, कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें कुछ खास और आता नहीं है इसके अलावा, ये फॉर्मूलेस वगैरह हैं। ठीक है, डिस्पर्सन का टॉपिक हट गया सिलेबस से, आता नहीं है। रेनबो फॉर्मेशन वगैरह सब हट गया है सिलेबस से। खैर इतना एग्जामिनेशन में भी पूछा कभी जाता नहीं है ये। तो अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं बच्चों, और जो कि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे मेन है, मेन तो 2 है मतलब देखा जाए बड़े तौर पे, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। और स्टार्ट करते हैं बच्चों माइक्रोस्कोप के बारे में स्टार्टिंग से ही। तो देखो बच्चों, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम एक एक करके दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग से आपको बताएंगे कि क्या किसे कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोप देखो अच्छा, सबसे पहले हम लोग कहते हैं सर माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप हो आइदर या टेलीस्कोप हो, तो वो कौन से लेंस से मेनली बना होता है? बेसिकली दीज ऑप्टिकल डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और खैर अभी तो हम जो पढ़ेंगे करिकुलम में वो बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, और आजकल तो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। जब कॉलेज में जाओगे तो उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। कॉलेज में तो आपको एडवांस सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ने को मिलता है, जो रिसेंट टाइम में चल रहा है। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है बच्चों? क्या काम करता है, क्यों यूज करते हैं, क्या क्या काम आता है? छोटी चीजों को इनलार्ज करके देखते हैं, और टेलीस्कोप में दूर की चीजों को इनलार्ज करके देखा जाता है। मेनली इन दोनों ही डिवाइसेस में, ऑप्टिकल डिवाइसेस में लेंस का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो वो लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। कोई बच्चा बताएगा कि कन्वेक्स लेंसेज ही क्यों यूज करते हैं? वी आर यूजिंग लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंसेज, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कनकेव लेंस? बोलो बच्चों, क्या कोई दुश्मनी है क्या कनकेव लेंस से? कोई लॉजिक? देखो इसकी सर वो कहानी, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं ना सर, वो एक कन्वर्जिंग। देखो इसकी कहानी आती है 10th क्लास में, जो कि अगर हम जाएंगे तो हमें इससे पता चलेगा, जब हम लेंस के रे डायग्राम पे आएंगे और केसेस देखेंगे कि क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो अच्छा हम यहाँ पर आ गए हैं, केसेस देखते हैं। ये है, 2 केस होते हैं कनकेव लेंस के। अब देख सकते हो कि क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इससे बता सकते हो इसको देख के क्यों कनकेव लेंस यूज़ नहीं करते ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कभी भी? अरे अच्छे अभी सर तक, इमेज छोटी दिखती है। हाँ अच्छी इमेज छोटी बनती है भाई, हमें तो इन लार्ज इमेज चाहिए। इनके दोनों ही केसेस में आपकी इमेज जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड इमेज का क्या करेंगे हम, किसी काम का नहीं है। फिर इस पे आ जाते हैं, इस पे तो आते ही आते हैं। सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सा होता है? एक मैग्निफिकेशन ग्लास सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है।
जिससे हाथ की रेखाएं हम देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है, काफी अच्छी खासी पावर अच्छी खासी होती है। तो हम हाथों की रेखाएं को देखते हैं, हम छोटे छोटे बारीक अक्षरों को देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, हमें बड़ा दिखाई देता है, काफी बड़ा सा लगता है, इमेज शिफ्ट हो जाती है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जहां होना चाहिए वहां दिखाई नहीं देता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास हमको सीधा दिखाता है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये केसेस हैं, इसमें से हम आखिरी केस यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। कोई बच्चा बताएगा कि मैं कैसे गारंटी से कह रहा हूँ आखिरी केस यूज करते हैं, ऊपर वाले केस कैसे यूज नहीं करते हैं? क्या गारंटी इस चीज की? कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे कहेंगे सर इनलार्ज होता है, ठीक है हम इनलार्ज की बात करते हैं, ठीक है आप इनलार्ज के बारे में बात करते हो, ठीक है आखिरी केस इनलार्ज है, बट और भी केसेस तो इनलार्ज हैं, जैसे कि इससे ऊपर वाला केस, ये भी तो इनलार्ज है। बोलो बच्चों। सर इमेज उल्टी बनती है हाँ, या दूर इस, बनती है? इस केस में देखो बच्चों इमेज उल्टी बन रही है, बट मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम देखते हैं तो सीधी इमेज बनती है। तो हम ये वाला केस एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब यूज करते हैं उसका। बट एक्चुअली क्या है कि ये केस तो सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। आपने आमतौर पे देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास को हम जिस चीज को देख रहे होते हैं उसके पास ही रखते हैं, ज्यादा दूर नहीं रखते हैं। ज्यादा दूर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे दूर से मैग्नीफाइंग ग्लास से तो क्या होगा? बोलो। कौन कह रहा है? बोलो बोलो। शिवांश बोल रहा है। नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं सर। प्रथम क्या सर? बताओ भाई, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से किताब को दूर रख के पढ़ेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट केस? सर बिल्कुल सेम साइज की रहती है शायद इमेज, तो फिर शायद। देखो बच्चे, दूर पढ़ोगे तो उल्टी चीजें दिखाई देंगी। कभी आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो उससे सामने वाली बिल्डिंग देखना, उल्टा दिखाई देगी वो बिल्डिंग। पास की चीजें सीधी और दूर की चीजें उल्टी दिखाई देती है मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये देखो पास है, नियर है, तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट। बट दूर जाते ही अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ गया तो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कभी हो घर में मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी मतलब पेरेंट्स का जो चश्मा होता है, जिनको पास का चश्मा होता है, पास का चश्मा भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, उससे दूर बहुत दूर की चीज देखने की कोशिश करना, बहुत दूर की चीजें उल्टी दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें। खैर चश्मे से तो शायद इतना ना पड़े पता चले क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना कि दूर की चीज़ें आपको बिल्कुल उल्टी दिखाई देंगी, बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग देखना उल्टी दिखाई देगी। वो तो ये एक है कि डाउट था, ये जो नीचे वाला हाईली एनलार्ज वाला केस जो है, उसमें रियल और इन्वर्टेड कैसे बन रही है सर? वो पता नहीं बच्चे, इन्फिनिटी भी बन रही है, तो पता नहीं कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बन रही है ना। इमेज कहाँ दिख रही है इसमें, बनती दिख रही है क्या? खैर बाकी मेरा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया, पहले बच्चे बताओ। देखो सर वो तो कॉन्वेक्स लेंस से मोस्टली जो इमेज बनती है ना बच्चों, वो इन्वर्टेड ही बनती है। बट पास में सिर्फ इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। जैसे जो कि हम यूज़ करते हैं अपने चश्मे में, जो जिनकी ज़्यादा होती है तो उनको जो चश्मा लगता है वो पास का लगता है। तो पास के चश्मे में जो इमेज बनती है वो मतलब हमें छोटा मतलब पास का सही दिखाई नहीं देता है, तो यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम यही कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब उसको भी एक माइक्रोस्कोप की श्रेणी में डाला जाता है क्योंकि वो भी इनलार्जमेंट करता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो खैर उसे सिंपल माइक्रोस्कोप का दर्जा दिया जाता है।
भाई सीधी सीधी बात है, अगर इमेज बनानी होगी तो कैसे बनेगी? रे डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसा दिया हुआ है, ये वाला। देखो बच्चे, 10th क्लास में हम रे डायग्राम पढ़ते थे, तो ये रे डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे भी। तो रे डायग्राम के क्या नियम थे? कुछ नियम थे जिसमें से हम 2 नियम अपना लेते हैं। ये केस तब होता है जब ऑब्जेक्ट काफ़ी पास हो। कितना पास हो? इतना पास कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे 2 रेज लेंगे हम लोग। एक सेंटर से पास कराएंगे सर, एक लेंस से। एक ऐसे पास कराओगे, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो फोकस से पास होता हुआ निकलेगा, ठीक है। और एक सेंटर से पास कराएंगे, बट ये मीट नहीं करेगा, ये उल्टा, ये तो सेपरेट होता जाएगा, तो इसको मीट कराएंगे पीछे जाके ऐसे, यहाँ जाके, और यहाँ इमेज बनेगी फाइनल इमेज पीछे, मतलब वर्चुअल ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसके फॉर्मूलेस की बात करेंगे तो खैर ये डायग्राम तो आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो ड्रॉ करने को आपको दिया जाएगा ऑल दो। सर में सब कुछ माइनस में होगा, वी यू। एम हो जाएगा वी बाई यू, ठीक है। मैग्नीफिकेशन होता है वी बाई यू इन केस ऑफ लेंस। हमने लास्ट क्लास में बच्चों आपको ये भी बताया था कि इस फॉर्मूले के अलावा और भी फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे कि कौन कौन से फॉर्मूले मैग्नीफिकेशन के होते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आते हैं, जो कि ये होते हैं, ये रहे एफ, ये जो कि ऐसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 1/v 1 - 1/u इज इक्वल टू 1/f से, अगर इसको इधर ले जाओ तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू ये आ जाएगा, 1/u v इंटू 1/u, v इंटू 1/v - 1/f 1 - v/f, ये हो गया। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि होता है, क्या होता है भाई बताओ, मेरे को ही निकालना पड़ेगा भाई। f/f+u, चेक कर लेना बच्चों, इसको डेराइव करके, ये फॉर्मूलेस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको, कितना मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा आपको। इसको भी डिराइव कर देते हैं एक बार। जैसे कि ये है, यहाँ 1/v, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v आ जाएगा 1/u + 1/f, और अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो 1/v आ जाएगा f+u/fu, और इससे v क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो उसको उठा के, तो fu f+u। तो चाहें तो हम यहाँ पर इसमें v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, fu f+u और इंटू 1/u, तो कट जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा f+u, जो कि मैंने वहाँ लिखा हुआ था, f/f+u। तो जैसे कि खासकर ये फॉर्मूला है हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो जो चक्कर क्या होता है कि जैसे हमारा कोई माइक्रोस्कोप है, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ जैसे मान लो कि 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ तक रखा हो सकता है आमतौर पे, क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ रखा हो सकता है? अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ना चाह रहा हूँ तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो,
सर लेस देन 20 होगा, शाबाश बच्चे, लेस देन 20 होगा। कारण बताओ। क्योंकि उसी में सर वर्चुअल और एक्टिव इमेज बनती है बस। हाँ, उसी केस में बनती है, मतलब कि 20 के अंदर अंदर ही रखो आप। तो मान लो लेट अस टेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। क्या होगा, कितना मैग्निफिकेशन होगा? चलो एक दो केस दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस फर्स्ट, सेकंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। बताना बच्चों, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, तब तक करो आप। हाँ बच्चों, क्या आएगा बताओ? दोनों केस में मैग्निफिकेशन कितनी आएगी बताओ? वी नहीं, ये तो sorry। कितनी आएगी मैग्निफिकेशन बताओ, बोलो। एफ बाय एफ प्लस यू। कोई बच्चा बताएगा मैंने -10 क्यों लिखा? सर लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्या हो जाएगा ये? 2 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा? इससे क्या रिजल्ट मिलता है बच्चों, बताना। क्या रिजल्ट मिलता है इससे? अरे बोलो भाई, क्या मिलता है? हेलो, देखो बच्चे, इससे रिजल्ट मिलता है कि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो कई बच्चे कहते हैं सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे खिसकाता जाऊंगा मैग्निफिकेशन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा, बट लाते लाते अगर आप बिल्कुल यहाँ ले आओगे तो फिर वो इमेज ब्लर सी हो जाएगी, मतलब यहाँ खत्म हो जाएगा, ये केस दूसरा हो जाएगा सीधे सीधे। समझे या नहीं समझे बच्चों? जब कभी हम यस सर। किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेंस अगर बिल्कुल चिपका के रख दो तो ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं होती। जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं, दूर उठाते हैं, मतलब जैसे मान लो मैंने किसी कागज पे लेंस रख दी है तो इतना मैग्नीफाई नहीं होगा, फिर उठा के थोड़ा दूर ले जाओ तो मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है। शायद कभी आपने ऑब्जर्व किया हो ये चीज़ को। और मेरे पास तो वही मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैं तो कभी भी उठा के करता रहता हूँ। अभी भी मेरे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कागज पे रखते हो तो इतना जूम नहीं होता है, बट अगर थोड़ा सा आप उसको दूर ले जाओ कागज से तो जूम बढ़ जाता है, वो जूम हो जाता है रिलेटिवली। तो ये बच्चों थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो कि हमने आपको बताया है। और खैर आज के लिए बच्चों हम यही डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के